80 साल बाद भी इकबाल और जिन्ना का ख्वाब एक मॉडर्न वेलफेयर डेमोक्रेटिक इस्लामी स्टेट नहीं बन सके। अब अगर हम इसको हासिल करना चाहते हैं, जो हमारा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का गोल भी है, एक आम पाकिस्तानी चाहता भी है, आपके ज़हन में इसका रोड मैप, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये जो तब्दीलियां होती हैं, चेंजेस होती हैं, ये सेंचुरीज भी ले जाती हैं, डेकेड्स तो ले जाती हैं जब एक निज़ाम खराब हुआ हो। मतलब मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रेवोल्यूशन है, जिसको 23 साल लगे, वो प्रॉब्ली हिस्ट्री का क्विकेस्ट टाइम है एक बहुत बड़ी चेंज का। वो और शायद वो उसमें थोड़ा सा अल्लाह का एक हिकमत थी कि उन्होंने, अल्लाह ने अब दिखाना था कि एक स्ट्रगल हुई और उस स्ट्रगल का ये एक निज़ाम उसके बाद कायम हुआ, फिर उसकी कंटिन्यूटी आज तक उस कौम की चल रही है, रिलीजन की, इस्लाम की। तो लेकिन वैसे ये पॉसिबल नहीं। हिस्टोरिकली अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जाएं तो एक लंबी स्ट्रगल चल रही है, एक बहुत इन्वायरमेंट बनता है, प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं, सिविल राइट्स के लोग उठते हैं। उस जमाने में भी, मैं मिडिल एजेस की बात कर रहा हूँ, तहरीकें पहले भी चलती रही हैं, तो फेल भी हुई, बादशाहतें चली दुनिया में हजारों साल। बस हम जदीद दौर में ही देख रहे हैं कि निज़ाम बदलते हैं और डेमोक्रेसी आती है, उसको चैलेंजेस आते हैं, फिर आ जाती है। और इवन चाइना जैसी स्टेट, जो कि हम आम जुबान में डिक्टेटरशिप कहते हैं, हालांकि वो है नहीं, वो वन पार्टी रूल है, किसी भी इंडिविजुअल रूल नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े एक इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट फॉर द पीपल ऑफ चाइना हुआ है। यानी ये उसका एक मिरेकल। इस तरह सिंगापुर में भी ऐसा ही तकरीबन हुआ है। और तो पाकिस्तान में जो करना जो है ना जी, ये अगर मैं इसको देखूं, जो हमें सोल्यूशंस पे चलते हैं जो स्टेप वाइज, पहला तो है क्विक सॉल्यूशंस, क्योंकि ये जो प्रेडिकामेंट है, ये जो भंवर है जिसमें ये फंसे हुए हैं, मतलब ना हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पे ट्रस्ट नहीं करती, और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत इनसिक्योर स्टेज में खड़ी है कि हमने जरा इधर उधर हुए तो मिलिट्री या ये हमें डिरेल कर देंगे। तो अब ये वाला जो स्टेज इस वक्त है, जो हम हाइब्रिड वाली, ये पहले भी रही है कि वो उनको खुश रखने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, तो उसमें कंट्री आगे नहीं बढ़ी। मतलब हमने कर्जों पे हम मौजें करते रहे। हमने, मतलब आप बांग्लादेश जाएं, बांग्लादेश ने इतनी तरक्की की, फिर लेकिन बांग्लादेश में ये खुशहाली नजर नहीं आएगी जो यहाँ पे है। इस तरह इंडिया में बिल्कुल ऐसे, इंडिया में एक तबका हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो स्ट्रीट खुशहाली है वो इंडिया में भी आपको इस तरह नजर नहीं आएगी। और मैं तो कहता हूँ वेस्ट में भी नजर नहीं आती। जब मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ, मैनहट्टन में, जिसे मैका ऑफ द रेस्टोरेंट्स कहते हैं, उसके रेस्टोरेंट्स भी खाली होते हैं वीकडेज में, शाम के बाद। यहाँ पे वो रात को भी हर वीकडे में भरे होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये कोई और तरह की इकोनॉमी है जो चल रही है, जो लोगों को ना उस तरह एंगेज कर रही है अपनी काम में, मेहनत में, लेकिन कहीं से इसको एक रिसोर्स दे रही है जिस पे ये सारा अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन एजुकेशन हमें पता है फेल है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल फेल है सब। तो पहला जो डायलॉग है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो दानिश्वर है, बहुत बड़ा वो भी क्राइसिस है हमारे। वो अब दानिश्वर ही नहीं रहे, अब ना वो फैज अहमद फैज है, ना अहमद नदीम कासमी है, ना हबीब जालिब है, और बड़े बड़े लोग, इंतजार हुसैन है, मैं किस का नाम, अमजद इस्लाम, बहुत बड़े बड़े लोग थे हमारे यहाँ, जिनको कि आप कह लें कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी रिकग्निशन थी, जहां जहां उर्दू जुबान समझी जाती थी। अब वो क्राइसिस है, लेकिन अभी भी हैं लोग, मेरे ख्याल में वो लोग, राइटर्स, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, जो भी रिटायर्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं मौजूद है, एक्स सर्विसमैन, जो शहरी हैं, जिनकी बड़ी हायर अचीवमेंट्स हैं, जैसे अमजद साकिब साहब हैं, क़य्यूम निज़ामी साहब हैं, बड़े रिनाउंड क्रेडिबल पॉलिटिशियन, और इस तरह के लोग बहुत सारे इस मुल्क में मौजूद हैं आज भी, जो बहुत कंसर्न है। लेकिन इन लोगों को अब पीछे नहीं बैठना चाहिए, इनको आपस में, क्योंकि इनको अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को बहुत रिसोर्सेज भी दिए हैं, इज्जत भी दी है, इनको आगे बढ़ना चाहिए, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, और उसके बाद एक रैशनल डायलॉग करना चाहिए विद पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और उनको, जिसमें उसमें एक्सपर्ट साथ रखें, हमारे जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनको साथ बिठाएं, जो इनको बताएं कि ये जिस डगर पे मुल्क चल रहा है, इसमें आज शायद आपको अपने लिए लगता है कि हमारे लिए शायद ये बेनिफिशियल है, अवाम के लिए तो है ही नहीं, या एक मखसूस तबके के लिए है, जो हर एक करप्ट निजाम का एक प्रिविलेज तबका तो होता है, वो पूरी दुनिया में रहा है, ऐसे ही रहा है, तो वो तो है, लेकिन ये इवेंचुअली ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए एम्पायर्स टूट जाती हैं, हमारे सामने रशिया टूट गया, हमारी अपनी जिंदगी, और अब अमेरिका का हम डिमाइस देख रहे हैं इसी वजह से कि उन्होंने जब लोकल, जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन के जो बेनिफिट्स थे, उसको जब डिसरिगार्ड करना शुरू किया और एक खास तबके को, कैपिटलिस्ट तबके को नवाजना शुरू किया, तो उसका रिजल्ट अब ये आ रहा है। तो यहां पे भी यही होगा, और इसका क्राइसिस उससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम तो एक गरीब मुल्क है। तो इनको एक इंटेलेक्चुअली, रैशनली समझाया जाए कि ये आप लोग रोल अब अडॉप्ट करें, और दोनों बैठ के इस डायलॉग में जो उनके
अपने अपने वेस्टेड जो चीजें डेवलप हो चुकी हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, उनको भी जो स्टेक्स डेवलप हो चुके हैं, उनके जो स्टेक्स डेवलप हो चुके हैं, उन स्टेक्स को सामने रखा जाए और फिर स्लोली उसको एड्रेस करते करते एक निज़ाम बनाया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बताया अपने पिछले उसमें कि जब डेमोक्रेसीज डेवलप होती हैं तो मिलिट्रीज भी डेवलप होती हैं, कंट्रीज एक्चुअली ज्यादा सिक्योर होती हैं। जो कंट्री इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं होगी, उसके अंदर एक कोहेसिवनेस नहीं होगी, वो कंट्री बिगर आर्मी के साथ भी डिफेंड नहीं कर सकती। जब तक कौम इकट्ठी नहीं होती, आप कौम अगर आपकी इकट्ठी होगी तो आप कम माइट के साथ भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस हम अभी देख रहे हैं ईरान में, क्योंकि कम रिसोर्सेज हैं लेकिन कौम शायद इकट्ठी है तो वो डिफेंड कर रहे हैं। डॉक्टर लास्ट हमारी इंडिया जंग भी आप देख लें, हाँ। मई 2025 हाँ। कि हमने इंडिया को इसलिए बीट कर दिया, कौम खड़ी थी फौज के पीछे। कौम पीछे खड़ी। तो ये जब बिल्ड नहीं करेंगे, इसका इवेंचुअली देखें, आज अमेरिका आपका एलाई है, कल उसने नहीं रहना। मैं आपको अभी बता देता हूं, तो आप लिख लें कि नहीं रहना। उसने उसके अपने ही ये नहीं रहने। कभी ब्रिटिश था ना, आज ब्रिटिश किसी का एलाई है, क्योंकि ब्रिटिश के अपने पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको कहां से नवाजे। चाइना ये वाला अलाई नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। चाइना अमेरिका वाला अलाई नहीं होगा। चाइना विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अलाई। तो उसमें आपको ये चीजें, क्योंकि चाइना ने जो ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स दिया है ना, अपना नई स्ट्रैटेजी, उसको पढ़ के देख लें। उसने आपको मजबूर करना है कि आप यहाँ पे वो रिफॉर्म्स करें। तो इसलिए बेहतर है आप अभी से शुरू कर दें उस रिफॉर्म को।